हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी। उम्मीद करता हूं कि ये एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन देख के आपके आंखों में चमक तो आ गई होगी। अगर नहीं आई है तो भाई साहब इलाज करवाने की ज़रूरत है। आज हम बात करने वाले हैं इंजीनियरिंग सर्विस एग्ज़ाम 2022 के बारे में। क्या क्या चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो थोड़ा सा डिटेल में आपको बताऊंगा इंजीनियरिंग एग्ज़ाम 2022 के बारे में। ज़्यादा खून नहीं पीऊँगा, बहुत शॉर्ट में डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम लास्ट 10 ईयर का जो सीट्स डिस्ट्रीब्यूशन है, जो सीट्स में वेरिएशन है, किस हिसाब से सीट्स आई हैं, वो डिस्कस करेंगे। आप सोचोगे कि वो क्यों डिस्कस करें, क्योंकि जो नंबर ऑफ सीट्स होती है ना, वही आपके कट ऑफ को वेरी करती हैं, तो उससे आपको कट ऑफ समझ में आएगा। और जस्ट इसके बाद हम लास्ट 4 ईयर का कट ऑफ डिस्कस करेंगे। आप कहोगे कि 4 ईयर का क्यों, यहाँ पे लास्ट 10 ईयर है तो यहाँ पे भी 10 ईयर कर देते। 10 ईयर इसलिए नहीं किया है क्योंकि उससे पहले जो एग्ज़ाम पैटर्न हुआ करता था वो डिफरेंट हुआ करता था। आज का एग्जाम पैटर्न डिफरेंट है, 2017 से ये चेंज हो गया है। तो डिफरेंट पैटर्न में जो कट ऑफ है हम वो डिस्कस करेंगे, नया वाला। इसके बाद हम ये भी डिस्कस करेंगे कि आपको कितना स्कोर करना चाहिए। और ये जो भी मैं स्कोर आपको बता रहा हूँ, ये एवरेज, स्टैंडर्ड डेविएशन, प्रोबेबिलिटी सब मैथ लगा दिया जितना मुझे आती है। लगाने के बाद आपको बताऊंगा कि आपको कितना स्कोर कर लेना चाहिए, तो आपका सिलेक्शन हो सकता है। और इसके बाद मिलेगा आपको बिन मांगा ज्ञान। अगर आप लेना चाहते हो तो भी, नहीं लेना चाहते हो तो भी मैं आपको दूंगा बिन मांगा ज्ञान लास्ट में। और ये है परम ज्ञान। परम ज्ञान पाने के लिए थोड़ा सा आपके अंदर होना चाहिए पेशेंस, तो लास्ट तक बने रहिए। बाकी अगर मेरे चैनल पे आप पहली बार आए हो तो इसको सब्सक्राइब कर सकते हो, पसंद आए तो औरों के साथ शेयर कर सकते हो। और ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, ये टेलीग्राम ग्रुप है, इसको आप ज्वाइन कर सकते हो। बाकी आप इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, इन सारे प्लेटफॉर्म पे मुझसे जुड़ सकते हो। अगर आपकी इच्छा है तो जुड़ जाइए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एकदम से बेसिक डिटेल की बात करते हैं। उम्मीद करता हूं कि अब तक तो आपने ये बेसिक डिटेल पढ़ ही लिया होगा कि आपका एग्जाम का एप्लीकेशन स्टार्ट हो गया है 22 सितंबर से। ये चलने वाला है आपके 12 अक्टूबर तक। तो लास्ट डेट का वेट नहीं करना है, फॉर्म फिलअप कर लीजिए। अगर नहीं सोच पा रहे हो तो पहले फॉर्म फिलअप कर लो, फिर बाद में सोच लेना। अगर पसंद नहीं आया एग्जाम तो मत देने जाना, बट फॉर्म पहले फिलअप कर लो। प्रीलिम्स की डेट भी आपको पता है, तो प्रीलिम्स की प्रिपरेशन अगर स्टार्ट कर दिया है आपने तो वेल एंड गुड। अगर नहीं किया है तो फॉर्म फिलअप करने के बाद प्लान कर लो भाई, करना है कि नहीं करना है। अगर करना है तो शुरू कर दो बिना देरी किए हुए। और अगर एज की बात करें तो एज तो आपको दिया गया है 21 to 30, बट मुझे पता है कि आप जो प्रिपरेशन करने वाले हो, आप लोग हो गए 21 to 25 के बीच में। मतलब एकदम से यंग एंड डायनेमिक, माइंड एकदम फ्रेश होगा और जुनून और जज्बा तो अंदर होगा ही कि कुछ कर दिखाना है, दुनिया को बताना है कि हम भी हैं। बाकी अपर एज लिमिट में अगर आप इतने के हो गए हो, इसके बाद भी आपको चाहिए रिलैक्सेशन तो मिलेगा अगर आप रिजर्वेशन कैटेगरी से हो, बट उसका कुछ खास फायदा है नहीं। बाकी आप रिजर्वेशन लेके एग्जाम देते रहिए। और अब हम बात करते हैं कि अगर आप एग्जाम में क्वेश्चन रॉन्ग करते हो तो ये होगा आपका -1/3 के बराबर। आप कहोगे कि अचानक से मैं ये क्यों बता रहा हूँ। ये बस इसलिए बता रहा हूँ कि कभी कभी लोग ढूंढते हैं, जो नए कैंडिडेट होते हैं वो ढूंढते हैं कि नेगेटिव मार्किंग कितने की है, तो वो मैं आपको बता देता हूँ। ढूंढने में थोड़ा हो सकता है आपको टाइम लगे। बाकी सीट्स की बात करें तो नंबर ऑफ सीट्स हैं 247। इसमें से जो 8 सीट है दैट इज बेंचमार्क डिसेबिलिटी, जो पर्सन है, जो बेसिकली डिसेबल लोग होते हैं, उनके लिए रिजर्व्ड है। ये सारी सीट जरूरी नहीं होता कि मिल जाएगी या ट्रांसफर हो जाएगी, ये श्योरिटी नहीं होती है। तो इस सीट को तो आप हटा दो। अगर डिसेबल्ड आदमी मिलता है तो ये उसको दे दी जाती है, अगर नहीं मिलता है तो सम टाइम ये कैरी फॉरवर्ड हो जाती है, सम टाइम इसको डिसॉल्व भी किया जा सकता है, बट इसके लिए सेपरेट रूल है, उसका डिस्कशन हम यहाँ पे नहीं करने वाले हैं। तो अभी के लिए आप मान के चलो कि 240 सीट के आसपास आपकी है, सारी ब्रांच मिला के, मतलब जो भी ब्रांच इसमें एलिजिबल हैं। आगे आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन सी ब्रांच एलिजिबल हैं। अब हम एक बात और करते हैं कि जो आपका ये सीट्स है ना, ये इतना कम क्यों है। इतना कम इसलिए है क्योंकि रेलवे ने पुल आउट कर लिया था अपने आप को 2020 में। अब आप कहोगे पुरानी बात हो गई है, कुछ नया बताइए। पुरानी बात है, बट मैं आपको इसलिए बताना चाह रहा हूं कि रिसेंटली जो रेलवे के बोर्ड डायरेक्टर्स हैं, उन्होंने एक लेटर लिखा कि भैया आप अगर अभी तक प्लान नहीं कर पा रहे हो कि आपको रिक्रूटमेंट करना है सेपरेटली, तो आप ऐसा करो ना, ESE के थ्रू रिक्रूट करना शुरू कर दो। क्या प्रॉब्लम है। अभी तक रेलवे का कोई ऐसा फैसला हुआ नहीं है, इसलिए मैं बता रहा हूं। मे भी बीच में रेलवे घुस सकता है। जैसे 2020 का प्रीलिम एग्जाम हो गया था, उसके बाद कैबिनेट ने 2019 में डिसाइड किया, मतलब लास्ट चल रहा था इस ईयर का, डिसाइड किया कि भाई रेलवे के लिए हम अलग से बनाएंगे IRMS। IRMS का मतलब होता है इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सर्विस। हम ये अलग से बनाएंगे और पूरा जो रेलवे का रिक्रूटमेंट है, केवल इंजीनियरिंग का नहीं, अकाउंटिंग का, रेलवे का, CSC का, सारा हम अलग से रिक्रूट करेंगे। उसके बाद रेलवे ने क्या किया, कहा कि हम जो ये 2020 से सीट दिए हैं हम उसको पुल आउट करते हैं।
बट समझ में नहीं आ रहा है कि इतना टाइम हो गया, रिकमेंडेशन भी आ रही है कि ईएससी से रिक्रूट करिए, बट फिर भी रेलवे अपना कोई फैसला नहीं दे रहा है। और मुझे जो लगता है कि अब रेलवे इसको IRMS से IRPS बनाने वाली है, मतलब इंडियन रेलवे प्राइवेट सर्विस। मतलब मुझे ऐसा ही लग रहा है, जब कोई फैसला ही नहीं आ रहा है, कोई नोटिफिकेशन ही नहीं आ रहा है, तुम खुद को अलग कर लिए हो तो आगे करने ही वाले क्या हो, क्योंकि प्राइवेटाइजेशन ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, तो आप इसकी उम्मीद ना ही करें तो ज़्यादा अच्छा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, एग्जाम पैटर्न की बात करते हैं। तो एग्जाम आपका जो होगा वो 3 स्टेज में होगा। प्रीलिम आप सभी को पता ही होगा, प्रीलिम होता है जनरल स्टडी एंड इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड। अगर इससे पहले वाले एग्जाम्स की बात करें, मतलब जब से पैटर्न चेंज हुआ है उस टाइम ये 200 मार्क्स का जीके जीएस हुआ करता था। अच्छी बात है, उसको हटा दिया क्योंकि बहुत खराब होता था, इंजीनियर्स को अक्सर समझ में नहीं आता। ये ऐड कर दिया है 200 मार्क्स का, 2 आवर का ये पेपर होगा। और जो आपका सेकंड होगा ये स्ट्रीम का होगा, मतलब जिस स्ट्रीम से आप बिलोंग करते हो, सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, जहां से भी हो आप, वो होगा आपका 300 मार्क्स का 3 आवर का। और ये दोनों मिला के हो जाते हैं आपके 500 मार्क्स प्रीलिम के, ठीक है। और इसकी मिनिमम जो क्राइटेरिया है कि कितने मार्क्स आपके होने चाहिए, ये बताया नहीं है, ये वो खुद ही डिसाइड कर लेंगे कि कितने मार्क्स क्राइटेरिया रखना है, ताकि आपकी मेंस की कॉपी इवैल्यूएट है। ये जान लो कि जितने लोग एग्जाम देने वाले हैं सभी की मेंस की कॉपी चेक नहीं होने वाली है। यूपीएससी खुद डिसाइड करेगा कि मिनिमम क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, वो बाद में डिसाइड करके कर लेंगे। सेकेंड स्टेज में पहुंचने के लिए आपको इस एग्जाम को क्वालिफाई करना होगा, और पहले मैंने बता दिया कि मिनिमम क्राइटेरिया अभी नहीं पता है, वो बाद में बताएंगे अपने हिसाब से। अगर आप मेंस में पहुंच जाते हो, अच्छा स्कोर करते हो, मेहनत किया है आपने, मेहनत साथ देती है, तो आप पहुंच जाओगे। मेंस में आपको 2 पेपर देना होगा अपने स्ट्रीम से, मतलब जिस स्ट्रीम से आप बिलोंग करते हो, जैसे मैंने आपको कहा 4 स्ट्रीम, उनमें से अगर किसी में से हो तो आप मेंस दे पाओगे। और ये दोनों पेपर होंगे 300 मार्क्स का, 3 आवर का, मतलब ये हो जाता है 600 मार्क्स। तो टोटल कितने हो जाता है रिटेन एग्जाम आपका 5 और 6, मतलब 111100 इतने मार्क्स। इसके बाद यहां पे भी कट ऑफ लगाया जाएगा कि कितने लोगों को इंटरव्यू में भेजना है। सब लोग इंटरव्यू में नहीं जाने वाले हैं, तो यहां भी कट ऑफ आपका निकाला जाएगा। जो लोग क्वालिफाई होंगे मेंस, वो चले जाएंगे स्टेज 3, मतलब उनका होगा पर्सनालिटी टेस्ट, मतलब सिंपल भाषा में कहें तो इंटरव्यू। अब यहां पे कोई मिनिमम क्राइटेरिया नहीं होती है, अब इसको इस 200 को यहां पे ऐड कर दिया जाएगा और 1300 में से टोटल आपका कट ऑफ बना दिया जाएगा। मिनिमम क्राइटेरिया यहां पे मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि ऐसा नहीं किसी को कहा जाएगा कि आपने इतना परसेंट स्कोर नहीं किया है तो आपका इवैल्यूएशन नहीं होगा सिलेक्शन लिस्ट में। आप इंटरव्यू में कितना भी स्कोर करें, अगर आपका टोटल मार्क्स फाइनल सिलेक्शन लिस्ट में आने के लायक है तो आप फाइनल सेलेक्ट हो जाओगे। ये इसलिए बनाया गया है ताकि इंटरव्यू में किसी का फेवर करके सिलेक्शन ना किया जा सके। अब आगे बात करते हैं आपके सीट्स के वेरिएशन की। तो आप देख ही रहे हो 2009 से शुरू करते हैं, तो यहाँ पे सीट्स आप देखो, टोटल सीट देखो। और चूंकि इस चैनल पे मैक्सिमम लोग मैकेनिकल के हैं, तो थोड़ा सा मैं मैकेनिकल का यहाँ पे फेवर लूंगा, बाकी लोगों के साथ थोड़ी सी पार्शियलिटी होगी, तो मैकेनिकल का हाईलाइट कर रहा हूँ, बाकी हाईलाइट नहीं कर रहा हूँ, आप खुद से चेक कर लेना। तो सीट देखो आप कितनी आई है, 130, 134, 170, 169, 150, मतलब ऑन एन एवरेज देख लो तो आप ये कह सकते हो भाई कि 150 के आसपास सीट्स आपकी रहती है। बट इसके बाद जैसे ही रेलवे ने पुल आउट किया तो आपकी सीट हो गई 86, उसके बाद आपकी सीट हो गई 32, और उसके बाद इस बार की सीट तो अभी इंडिविजुअली डिक्लेयर्ड नहीं है, बट मुझे लगता है कि 40 से 50 के बीच में रहने वाली है मैकेनिकल की सीट्स। जो टोटल सीट्स बताई गई है 247, 240 है, उसमें से आपको मिल जाएगी आई थिंक सो 40-45 के आसपास, कम भी हो सकती है, बट उम्मीद पॉजिटिव करते हैं। बाकी ब्रांच की भी वैसी रहेगी एज यूजुअल, सिविल की सबसे ज्यादा रहेगी, बाकी लोगों की थोड़ी कम कम रहेगी। चलिए आगे बात करते हैं आपके कट ऑफ की। तो कट ऑफ है यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 2017 से, क्योंकि यहीं से सिलेबस आपका चेंज हुआ था। तो प्रीलिम का कट ऑफ देख लीजिए, यहाँ पे मैकेनिकल का, जनरल का कट ऑफ है, ये ओबीसी का है, ये एससी का है, एसटी का है, बाकी ये पीएच वालों का है, ठीक है। तो आपको 500 में से 230 के आसपास लाना है। दैट्स मीन कि आपको 49 to 50% के आसपास, अगर 50% आप उस टाइम लाते तो सेलेक्ट होते। बस ध्यान रहे ये कब का है, ये 2017 का है। मेंस की बात करें तो मेंस आपको दिया जाएगा 6 और 5, मतलब 1100 में मेंस का कट ऑफ यहाँ पे देख लीजिए, ये भी कुछ उसी के आसपास है, मतलब 50% के आसपास ये भी पहुंच गया है। इसके बाद अगर हम फाइनल कट ऑफ की बात करें तो इंटरव्यू में थोड़ा सा ज्यादा नंबर मिल जाता है, 50 से आसपास का। अगर इंटरव्यू में हम ऑन एन एवरेज बात करें तो इंटरव्यू में अगर आप देख लो, पिछले कई सालों का इंटरव्यू देख लो आप, तो इंटरव्यू में जो मार्क्स मिले हैं सेलेक्टेड कैंडिडेट को, वो मिलता है कुछ आपका 115 ±3 कर लो, ये ऑन एन एवरेज है। मैक्सिमम मार्क्स जो मिलता है वो 140 के आसपास रहता है, इससे ज़्यादा बहुत मुश्किल है कि मिले।
130 काफ़ी लोगों को मिल जाता है और एवरेज 120 के आसपास रहता है, ये आप कह सकते हो। तो यहाँ पे 50% से थोड़ा सा ज़्यादा मार्क्स मिल जाता है। तो यहाँ पे आप देख पाओगे आपका कट ऑफ भी जो होता है वो 50% से थोड़ा अप चला गया है। थोड़ा अप क्या चला गया है, मतलब 2 to 3% वेरिएशन है। अब जनरल के कट ऑफ में भी वेरिएशन है, ओबीसी के, एसटी के, और कैटेगरी वाइज भी वेरिएशन है। तो ऑन एन एवरेज ये है आपका 2017 का कट ऑफ। इसी तरीके से हम 2018 की बात करें तो यहाँ पे देखो कुछ आसपास का है, 20 to 30 मार्क्स का वेरिएशन है। बाकी यहाँ पे भी वेरिएशन है, ये दोनों कट ऑफ तो सेम हो गए हैं। बाकी ये आप देख लो, ये कट ऑफ है, ये आपको ध्यान में रखना है कि कितना आपको स्कोर करना है। लास्ट में मैं आपको कंक्लूजन तो बताने वाला हूँ ही कि कितना के आसपास आप स्कोर कर लो। ये सारे मार्क्स मैंने कैलकुलेट करके ही डिसाइड किया है कि कितने के आसपास अगर आपका हो जाएगा तो आप कह सकते हो कि हाँ आप सिलेक्टेड हो जाओगे। अब देखो ये कट ऑफ जो है ना वो चेंज होता जा रहा है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे, रेलवे का पुल आउट होगा, फिर सडनली कट ऑफ और बढ़ता जाएगा। आगे कुछ डिक्रीज भी हुआ है। ये डिक्रीज क्यों हो जाता है बीच बीच में, वो इसलिए भाई कि पेपर का अगर डिफिकल्टी लेवल चेंज हो गया तो कट ऑफ में वेरिएशन पॉसिबल है। अगर बहुत डिफिकल्ट आ गया हर बार से तो डेफिनेटली कट ऑफ क्या हो जाएगा, फॉल डाउन हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो ऑन एन एवरेज बात करें तो पिछली बार से जो आपका कट ऑफ है वो बढ़ा ही है। प्रीलिम का बात करें तो 20 to 30 बढ़ा है, उसके बाद 50 to 70 बढ़ गया है, आपका मेंस में फाइनल सिलेक्शन में भी बढ़ा है। तो इन शॉर्ट वेरिएशन तो हो रहा है और कंपटीशन बढ़ रहा है, तो डेफिनेटली कट ऑफ तो बढ़ने वाला ही है। 2019 की बात करें तो 2019 में यहाँ पे आप देख ही रहे हो, यहाँ पे केवल मैकेनिकल का मैंने दिखाया, इससे पहले सारे थे, बट सबका कट ऑफ अब बहुत बड़ा हो जाता। तो खैर आप देख लेना, पीडीएफ आपको इजीली मिल जाएगी ईएससी की वेबसाइट पे, मतलब यूपीएससी की वेबसाइट पे। यहाँ पे आपको केवल मैकेनिकल का नजर आ रहा होगा, बाकी ब्रांच वालों से हाथ जोड़ के माफी मांगता हूँ। तो खैर यहाँ पे आप मैकेनिकल का देख लो, ये जो टोटल वैकेंसी है 74, और यहाँ पे जो PWBD लिखा हुआ है ना, ये लिखा हुआ है पर्सन विथ बेंच मार्क डिसेबिलिटी। तो यहाँ पे ये 3% थे, तो ये सीट माइनस हो गई इसमें से। तो टोटल कितने हो गए 71। रिकमेंडेशन कितना हुआ भाई 55 का हुआ, ठीक है। 55 को ही रिकमेंड किया गया अगर हम नॉन बेंच मार्क डिसेबिलिटी वालों की बात करें तो, मतलब इन शॉर्ट जनरल की बात करें तो टोटल आप यहाँ पे भी कट ऑफ देख पाओगे। ये है आपका जनरल का कट ऑफ, ये है आपका ओबीसी का कट ऑफ, ये है एससी कट ऑफ, एसटी का कट ऑफ, ये बेसिक कट ऑफ है। आप देख पाओगे कि पिछली बार से ये कट ऑफ थोड़ा सा कम है, नहीं थोड़ा सा कम है, वो इसलिए है क्योंकि पेपर में वेरिएशन हो जाता है, तो ये कट ऑफ थोड़ा आगे पीछे हो जाता है। बट इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ऐसा नहीं कि इस बार भी कम जाएगा। आगे का कट ऑफ देखते हैं, ये कट ऑफ है आपका 2020 का। एक चीज यहाँ पे और आपको ध्यान देना है कि ये जो कट ऑफ है ना यार, ये देखो जनरल का कट ऑफ है और ओबीसी का कट ऑफ है। ये भैया ओबीसी का कट ऑफ जनरल के कट ऑफ से ऊपर चला गया, जो कि जाना नहीं चाहिए एज पर रिजर्वेशन रूल, बट चला गया है। अभी नहीं जाएगा, अब आगे से नहीं जाएगा, क्योंकि इस पे सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आ चुका है। इससे पहले जो गवर्नमेंट चाहती थी गोल मटोल कर देते थे, बट अब नहीं कर पाएंगे। अब आप देखोगे कि किसी भी कैटेगरी का, किसी भी रिजर्व कैटेगरी का कट ऑफ कभी भी जनरल के कट ऑफ से ऊपर नहीं जा सकता है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। और जाना भी नहीं चाहिए। सीट फिलिंग जो प्रोसेस होता है वो ऐसे होता है, अगर आप जानना चाहते हो कैसे होता है तो लास्ट में मैं वीडियो लिंक कर दूंगा, आप देख लेना। खैर यहाँ पे भी बात करें तो यहाँ पे भी कुछ वैसा ही है। आप देख पाओगे कट ऑफ काफ़ी ऊपर चला गया है जनरल कट ऑफ। ये है आपके ओबीसी के ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ, सॉरी, क्योंकि इसमें ईडब्ल्यूएस का रिजर्वेशन भी आ गया था। यहाँ पे आप देखोगे तो इन दोनों का नियर अबाउट आसपास है, ओबीसी ईडब्ल्यूएस, और ये है आपका, ये भी काफ़ी क्लोज है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस है नहीं, 50 मार्क्स का डिफरेंस है, बट ठीक है 50 मार्क्स तो कंसिडरेबल होता ही है। तो खैर ये आपका बेसिक कट ऑफ है। अब यहाँ पे मैं आपको पिछले जो ईयर में सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं उनका थोड़ा सा मार्क्स भी दिखा देता हूँ, आपके माइंड में एक ब्रीफ आइडिया हो जाएगा। देख लीजिए, भाई साहब हैं रैंक 1, इनका मार्क्स आया है दैट इज 857, 833, 829। ये आप रैंक वाइज मार्क्स देख सकते हो। तो ये बेसिकली मार्क्स है, आप देख पाओगे काफ़ी सारे लोग हैं जो 800 से ऊपर स्कोर किए हुए हैं। तो ये आप आगे भी मार्क्स देख लो, बाकी लोगों के भी मार्क्स देख लो। इन शॉर्ट बस आपको दिखा रहा हूँ कि आप एक बार देख पाओगे कि इनका रिटर्न में कितना रहा, आपका इंटरव्यू में कितना रहा, टोटल कितना हो गया। तो ये सारी चीज़ें आपको एक बेसिक आइडिया हो जाएगा कि यार आपको कितना इंटरव्यू में मिल सकता है ऑन एन एवरेज, और आपको रिटर्न में कितना लाना होगा, ताकि आप सिलेक्शन वाली लिस्ट में, जो लिस्ट में यहाँ पे दिखा रहा हूँ, इस वाली लिस्ट में आप आ जाओ। तो ये है आपके लास्ट कैंडिडेट का कट ऑफ, बट ये कैटेगरी से हैं, तो आप देख लो कि आप किस कैटेगरी में फॉल करते हो और आपके कैटेगरी में कितना कट ऑफ गया है। इन शॉर्ट मैंने आपको ब्रीफली दिखा दिया। अब मैं जो आपको शुरू में बात कर रहा था ना कि मैं आपको लास्ट में बताऊंगा कि कितना आपको स्कोर करना चाहिए, जो भी मेरा मैथ है, जो भी कह सकते हो आप, एवरेज, स्टैंडर्ड डेविएशन, प्रोबेबिलिटी, सब लगा के मैंने निकाला है कि इतना आपका मार्क्स अगर आता है तो आपके सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। आपके मन में एक सवाल भी आ सकता है कि 2021 का रिजल्ट कहाँ गया। तो अगर आप पहली बार आए हो, अभी जस्ट फ्रेश ग्रेजुएट हो और बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं है,
तो बता देता हूं आपको, बाकी लोगों को तो आइडिया होगा कि अभी उसका रिजल्ट नहीं आया है, अभी एग्जाम भी नहीं हुआ है, उसके प्रीलिम के एग्जाम्स हो चुके हैं, प्रीलिम्स का रिजल्ट आ चुका है कि मेंस में कौन अपीयर होगा। मेंस का जो एग्जाम है इसका है 21 नवंबर 2021 को, इसके बाद इंटरव्यू होगा, उसके बाद आपका रिजल्ट आएगा, तब जरूर देखेंगे, बट अभी के लिए उसका रिजल्ट नहीं आया है। खैर, अब बात करते हैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ की कि आपको कितना स्कोर करना चाहिए। तो बिना क्वेश्चन मार्क किए यहाँ पे मैं जो बता रहा हूँ वो आप समझ लेना, बाकी आप वीडियो को पीछे करके अपने एनालिसिस भी कर सकते हो कि आपको कितना स्कोर करना है। तो जनरल कैटेगरी की अगर मैं बात करूं तो आपको अगर चाहते हो कि आपका सिलेक्शन हो तो आप 760 से लेके 770 के बीच का स्कोर करना की कोशिश करें। मतलब जो टोटल आपका मार्क्स है, मतलब आउट ऑफ 1300 में 58% से लेके 59% तक अगर आप स्कोर करते हो टोटल का, तो ठीक है, आपके सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी बिल्कुल बनती है। दूसरा, और यहाँ पे ध्यान रखें, हमने कट ऑफ लास्ट कैंडिडेट की बात किया है, ऐसा नहीं कि टॉपर बन जाओगे आप, सिलेक्शन की बात कर रहे हैं कि बस किसी तरीके से आप कट ऑफ में इन हो जाओगे, सिलेक्शन हो जाएगा। अगर रैंक लानी है तब तो इससे बहुत आगे स्कोर करना पड़ेगा आपको। EWS की बात करें तो EWS का 750 से लेके 760 के बीच आपको स्कोर करना चाहिए। अगेन ये 58% से 58.5 या 59 के आसपास। अगर हम OBC की बात करें तो अगेन OBC का भी 745, बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता नहीं है, 760 के आसपास स्कोर करना चाहिए। अगेन 58% के आसपास आपका स्कोर होना चाहिए। अगर हम बात करें SC कैंडिडेट की तो ये होता है आपका 650 से लेके 660 के बीच का स्कोर होना चाहिए, मतलब कुछ 50, 51, 52% के आसपास अगर आप स्कोर कर लेते हो। डिपेंड करता है कि पेपर का डिफिकल्टी लेवल क्या है। वैसे ऑन एन एवरेज पेपर का डिफिकल्टी लेवल हर साल सेम ही रहता है, सीट के वेरिएशन की वजह से कट ऑफ आगे पीछे होता है, बट डिफिकल्टी लेवल तो अराउंड टू अराउंड यूपीएससी सेम सेट करती है। तो यहाँ पे आप कह सकते हो कि 51 से 52% अगर आप स्कोर कर लेते हो तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ST कैटेगरी की हम बात करें तो ST कैटेगरी में ये होता है 635 के आसपास एंड 645 के आसपास। अगर आप इतना स्कोर करते हो, मतलब 49% से 50% के आसपास अगर आप स्कोर कर लेते हो टोटल का, मतलब 1300 का, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। इसमें ध्यान रखना है कि अगर आपकी पर्सनालिटी ठीक ठाक है, आप बोल पाते हो, तो आपको अच्छा स्कोर मिल सकता है, मतलब 130 to 140 के आसपास आप स्कोर कर सकते हो अपने इंटरव्यू एग्जाम में, अगर आपका नॉलेज थोड़ा ठीक है, बट आपका जो बोलना है, आपका जो प्रेजेंटेशन है वो काफ़ी अच्छा है, कन्विंस कर पाते हो बोर्ड को, तो आपको इसमें स्कोर अच्छा मिलता है। ऑन एन एवरेज इंटरव्यू में देखा गया है कि अच्छे मार्क्स देते हैं वो कैंडिडेट को। तो आप देख लो कि आपको अब रिटेन में कितना लाना है, बाकी इंटरव्यू का अपने हिसाब से ऐड कर लेना। तो दिस इज द कट ऑफ, आपको इतना टारगेट करके चलना है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और बिन मांगे ज्ञान को समझते हैं कि बिन मांगे ज्ञान क्या है। बट बिलीव मी, अगर आपको वीडियो पसंद नहीं आई, बिल्कुल भी नहीं आई, फिर भी आप यहाँ तक पहुँच गए हो, तो एक बात तो मैं कहूँगा कि आपके अंदर पेशेंस है, और पेशेंस एक बहुत बड़ी क्वालिटी होती है कहीं पे सक्सीड करने के लिए। अगर वीडियो आपको पसंद आ रही थी फिर यहाँ तक आए हो तो पेशेंस आपका टेस्ट नहीं हो पाया है। खैर, पहली चीज चाहिए हार्डवर्क। अब आप कहोगे कि इसमें अलग क्या है, सारे लोग कहते हैं कि मेहनत करोगे तभी सफल होगे। हाँ बिल्कुल, ये एग्जाम बिल्कुल हार्डवर्क पे, गेट जैसा नहीं है कि लक फैक्टर भी होता है। गेट में क्या होता है कि लक फैक्टर काम करता है, आपने जो पढ़ा उस पर सवाल ही नहीं आए क्योंकि कम क्वेश्चंस होते हैं। यहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज्यादा होते हैं, नंबर ऑफ पेपर ज्यादा होते हैं, टाइम ज्यादा होता है, तो इन शॉर्ट लक फैक्टर यहाँ पे मिनिमाइज हो जाता है। केवल और केवल हार्ड वर्क ही काम आता है। तो अगर आप हार्ड वर्क करते हो तो आप सफल हो जाओगे। एक चीज मैं आपको बताता हूं यहाँ पे कि देखिए, अगर आप ये सोच के जा रहे हो कि मैं 1 साल प्रिपरेशन करूंगा, ईएस को फोड़ दूंगा, देखो मैं ऐसा नहीं कह रहा कि 1 साल के प्रिपरेशन में आपका ईएस नहीं हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, सेलेक्ट हो सकते हो आप, डिपेंड करता है कि आपका बैकग्राउंड कैसा है, मतलब आपने ग्रेजुएशन कैसे किया है। बट एक चीज आप जरूर ध्यान रखना कि अगर पहली बार में सिलेक्शन नहीं होता है तो मैं एग्जाम छोड़ के भागूंगा नहीं, मैं दूसरे साल दूंगा। मतलब इन शॉर्ट मैं कहने जा रहा हूं कि अगर आप डिसीजन ले रहे हो तो डिसीजन लेने से पहले 100 बार 1000 बार सोच लीजिए। बट वंस यू डिसाइडेड कि मैं ईएससी का प्रिपरेशन करने जा रहा हूं तो फिर 1000 डिफिकल्टीज आए, 1000 फेलियर आए, बट आपको वापस नहीं आना है। एटलीस्ट 2 to 3 अटेम्प्ट्स तो आपको देने ही देने हैं, अदरवाइज आप 1 मार्क्स से रुक रहे हो, 2 मार्क्स से, 10 मार्क्स से, कोई पूछने वाला नहीं है। फाइनल जो ठप्पा लगेगा आपके ऊपर वो लगेगा फेल का। इसलिए मैं कह रहा हूं कि मेहनत करनी पड़ेगी, मेहनत के साथ साथ कंसिस्टेंसी रखनी पड़ेगी। कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। हम सभी को पता होता है कि हम कंसिस्टेंट रहें, बट हम कंसिस्टेंट रह नहीं पाते हैं। बहुत सारे भाई, लाइफ ऐसी नहीं है कि मैं बोल दिया आप कंसिस्टेंट हो गए। मैं खुद आपको कह रहा हूं कंसिस्टेंट होने का, क्या मैं हर बात में कंसिस्टेंट रह पाता हूं? नहीं, ये ह्यूमन नेचर, कोई नहीं रह पाता है, फ्लक्चुअलिटी होती है, बट
ट्राई करना है कि उस जो फ्लक्चुएशन है उसको मिनिमाइज करके अपनी कंसिस्टेंसी मेंटेन रखना है। उसके साथ साथ भाई स्लीपलेस नाइट्स, बहुत सारी रातें आपको पढ़ना पड़ेगा, मतलब वो भी हार्ड वर्क में आता है बट ठीक है, पढ़ना पड़ेगा। दिन में कोचिंग, रात में पढ़ाई, या फिर दिन रात पढ़ाई, कोचिंग नहीं है तो जो भी है वो करना पड़ेगा साथ में आपको। ये सब करने के बाद आदमी को मिलता है फेलियर, हर आदमी को मिलता है भाई, हर आदमी को। मतलब आदमी एकदम से टूट जाता है कि साला हार्ड वर्क भी किया, कंसिस्टेंसी भी, रात भर सोया नहीं, खाया नहीं, गर्लफ्रेंड छोड़ दी, बात नहीं किया, लड़ाई हो गई, घर वाले नाराज हैं, फिर भी फेलियर। भगवान हमारे साथ ही ऐसा क्या है, हमारी ही परीक्षा क्यों लेते हो? पहले जन्म में कोई खराब काम किया था, सारी फीलिंग आने लगती है यार कि क्या ही हो गया मेरे लाइफ में, फेलियर मुझे ही क्यों मिलती है यार, वो तो गया तो उसके साथ ऐसा हो गया। ऐसा नहीं है भाई, अराउंड अराउंड सबके साथ फेलियर होता है। अब यहीं पे टेस्ट होता है आपका पेशेंस। इतना सब करने के बाद अगर आप फेल होते हो और फिर भी पेशेंस बना के प्रिपरेशन करते हो, बस इसके लास्ट वाला जो अटेम्प्ट है वही है सक्सेस का। इसके बाद कोई स्टेप नहीं बचता है, फिर तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता है भाई, होना ही होना है। अब कहोगे आपको भाई बहुत आसान है, 4 लाइन यहाँ पे ड्रॉ किए, बता दिया ऐसे ऐसे ऐसे। भाई इतना आसान नहीं होता है, आप कह रहे होगे मन में मेरे लिए, हाँ बिल्कुल आसान नहीं होता है, आसान नहीं होता है भाई, इसीलिए तो सब लोग नहीं कर पाते हैं। जो काम आसान होता है, जिस काम को सारे लोग कर पाते हैं, उस काम की कोई वैल्यू नहीं होती है, कोई इज्जत नहीं होती है। तो आपको दुनिया से अलग हटना पड़ेगा भाई, तभी तो लोग आपकी इज्जत करेंगे। वो काम जो कम लोग कर पाते हैं वो आप करोगे, तभी होगी आपकी इज्जत। और ध्यान रखना भाई, आजकल जब आदमी की पहचान बताई जाती है ना, पहले नाम बताया जाता था तो उसके पिता का नाम बताया जाता था, दादा का नाम बताया जाता था पहचान के लिए, बट अब सीधा बताया जाता है कि आपका नाम क्या है और कितना आप कमाते हो, यही आपकी पहचान है, आप चाहो या फिर ना चाहो। तो पहचान बनानी है तो फिर ये करना पड़ेगा। चलिए, होप सो कि आपको कुछ सीखने के लिए मिला होगा, अगर मिला है तो लाइक जरूर करिएगा। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, गुड लक।